तो बच्चों कैसे हैं आप सब? बहुत-बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का जो आपका हिस्ट्री का सब्जेक्ट है, हिंदी में बोले तो जो आपका इतिहास का विषय है, इसका जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है 30 मार्च को। जी हाँ बच्चों, 30 मार्च 2026 को जो आपका हिस्ट्री का बोर्ड का पेपर होने वाला है, तो उसके लिए एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों और ये हमारा सैंपल पेपर नंबर 1 का वीडियो रहने वाला है। ठीक है? अगर आप अपना बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं हिस्ट्री का 30 तारीख को, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख कर के जाइएगा क्योंकि इस सैंपल पेपर के अंदर जो भी क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे, इसी में से आप देखिएगा बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में डिट्टो रिपीट होकर के आ जाएँगे, एकदम सेम टू सेम छप करके आ जाएँगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह से और भी हम हिस्ट्री के सैंपल पेपर की वीडियो लेकर के आए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो, मैप की वीडियो लेकर के आए, तो इस वीडियो पर 1700 लाइक्स कंप्लीट करवा दीजिएगा। कितना लाइक कंप्लीट करवाना है बच्चों? तो 1700 लाइक्स कंप्लीट करवा दीजिएगा इस वीडियो पर या फिर 230 से ऊपर कमेंट कर दीजिएगा कि यस सर, यहाँ पर हिस्ट्री की वीडियो लेकर के आइए। ठीक है? हिस्ट्री की और वीडियो लेकर के आइए, ऐसे कमेंट कर दीजिएगा। तो डेफिनेटली मैं आपके लिए और भी हिस्ट्री की वीडियोस लेकर के आऊँगा बच्चों। ठीक है? क्योंकि ये पहला वीडियो है हमारा हिस्ट्री की सैंपल पेपर सीरीज़ का, तो एक बारी फटाफट से पेपर पैटर्न समझ लेते हैं और ये देख लेते हैं कि बोर्ड का पेपर आपका कैसा आता है। तो क्लास 12th है, हमारा सब्जेक्ट है हिस्ट्री, इसका सब्जेक्ट कोड रहेगा 027, हिंदी में इतिहास कहते हैं। 3 घंटे का आपका पेपर आएगा और 80 नंबर का आपका पेपर होगा। अगर बोर्ड के पेपर की बात करें तो कुछ इस तरह से आपका बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर आता है। एग्जाम्पल के लिए आपको दिखा रहा हूँ, एक सीरीज नंबर यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा बच्चों, एक सेट नंबर लिखा हुआ रहेगा। जैसे कि ये जो मैं आपको सैंपल पेपर करवा रहा हूँ, ये सेट नंबर 1 है। इसी तरह से सेट 2, 3, 4 करके 4 सेट में आता है। ठीक है? तो आगे वाले भी जो सेट्स है 2, 3, 4 ये भी करवा दूंगा मैं आपको। और नीचे चले तो यहाँ पर हमें सामान्य निर्देश दिया हुआ है जिससे हमें पेपर के पैटर्न का अंदाजा लग जाएगा। ठीक है? देखिए बताया गया है कि आपका हिस्ट्री का पेपर 5 खंडों के अंदर यानी 5 सेक्शंस के अंदर बटा हुआ रहेगा। खंड क, ख, ग, घ और अंग करके। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 34 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे हिस्ट्री के पेपर के अंदर। और खंड क जो रहेगा इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 से 21 तक आपके एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो एक-एक नंबर के रहेंगे, बहुविकल्पीय प्रकार के। जो खंड ख रहेगा आपका, इसके अंदर प्रश्न संख्या 22 से लेकर के 27 तक, 22 से 27 तक 3-3 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और इनके आंसर आपको 60 से 80 शब्दों में लिखना है। खंड ग जो रहेगा सेक्शन सी, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 28 से 30 तक क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 8-8 नंबर के रहेंगे। ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं बच्चों। यहाँ पर जब भी आंसर दीजिएगा 300 से 350 शब्दों में दीजिएगा और एक भूमिका और निष्कर्ष जरूर बनाइएगा। कैसे बनाते हैं भूमिका निष्कर्ष, उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, आई बटन में लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके देख लीजिए। ठीक है? चलिए, खंड घ जो रहेगा इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 31 से 33 तक, 31 से 33 तक 4-4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे स्रोत आधारित। ठीक है? और प्रत्येक प्रश्न में 3 उपभाग भी है। जब अभी हम सैंपल पेपर करेंगे ना तो आपको और अच्छी तरीके से आइडिया लगता हुआ जाएगा। जो खंड अड़ है हमारा यानी लास्ट वाला सेक्शन है, इसके अंदर 34वां क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा जो कि मानचित्र वाला रहेगा, मैप वाला रहेगा 5 नंबर। ठीक है? मैप के लिए अलग से वीडियो लेकर के आऊँगा, टेंशन मत लीजिएगा। बाकी कुछ और बातें यहाँ पर बताई गई हैं, वीडियो पॉज़ करके आप रीड कर सकते हैं। सेम यही चीज़ इंग्लिश मीडियम में आपका जनरल इंस्ट्रक्शंस करके रहता है। आप यहाँ पर रीड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैंने आपको बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझा दिया बच्चों। ठीक है? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें रहीं जो आपका हिस्ट्री का यहाँ पर बोर्ड एग्जाम होने वाला है सीबीएसई क्लास 12th का 30 मार्च को, उससे संबंधित। आशा करता हूँ कि सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और एक-एक करके देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं और कैसे हम उनका आंसर लिख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बच्चों। तो हम लोग आ गए हैं सेक्शन ए के अंदर जिसको हिंदी में आप खंड क भी बोलते हैं और यहाँ पर हमसे 21 एमसीक्यू क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। ठीक है? बोले तो बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं एक-एक करके क्वेश्चंस को। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या पूछ रहा है हमसे कि हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के मुख्य स्रोत क्या है। ठीक है? हड़प्पा सभ्यता के बारे में आपने पढ़ा होगा, हिस्ट्री का आपका जो सिलेबस है उसका जो चैप्टर नंबर 1 है आपका, उसी के अंदर पूरा हड़प्पा सभ्यता के बारे में दिया गया है। ठीक है? और ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस में से एक है, यानी कि सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। तो इतनी पुरानी सभ्यता थी तो इसके बारे में हमें जानकारियाँ मिली है, तो उसके मुख्य स्रोत क्या है, किस किस स्रोतों के आधार पर हम कह सकते हैं कि हाँ हड़प्पा सभ्यता में ये चीज़ें हुआ करती थी, वो चीज़ें हुआ करती थी, तो वो आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, खुदाई में प्राप्त हुए अवशेषों के आधार पर। ठीक है? जो भी हड़प्पाई स्थल है, ठीक है, जहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के लोग रहा करते थे, तो वहाँ पर जब खुदाई वगैरह की गई तो वहाँ पर जो भी यहाँ पर जो सो की चीज़ें मिली हमें,
चाहे आपके बर्तन वगैरह हो या बहुत तरह की चीज़ें मिली थी हमें, तो उनके आधार पर जो है हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन निकाल पाए हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है बच्चों, तो बड़े ध्यान से समझिएगा। अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं और आप चाहते हैं उन बच्चों की कैटेगरी में शामिल होना जो लास्ट टाइम पे भी तैयारी करके अपने बोर्ड एग्जाम्स के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं, तो आप हमारे द्वारा बनाए गए सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स को ले सकते हैं। हमने हर एक सब्जेक्ट के 15-15 सैम्पल पेपर बना कर रेडी कर दिए हैं विद सॉल्यूशन के साथ, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के अंदर। ठीक है, इनको लेकर के आप अपने बोर्ड की तैयारी को बहुत बढ़िया बना सकते हैं बच्चों। सैम्पल पेपर्स को लेने के लिए सिंपली स्क्रीन पर जो आपको व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है इस पर आपको कॉन्टैक्ट करना है। ठीक है, और हमारी टीम का व्हाट्सअप नंबर है, इनसे आप सैम्पल पेपर लेकर के अपनी तैयारी को बहुत बढ़िया बना सकते हैं। अभी तो यहाँ पर 50% का डिस्काउंट ऑफर भी चल रहा है बच्चों, तो आज ही इन सैम्पल पेपर्स को लीजिए और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाइए बच्चों। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है हमसे कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो याद रखिएगा बच्चों, मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना की थी वो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। किसने की थी बच्चों? चंद्रगुप्त मौर्य ने। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हु फाउंडेड द मौर्यन एम्पायर, तो आपका चंद्रगुप्ता मौर्य करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़िए। चलिए जी, तो जो जानकारी दिया गया है इसको ध्यान से पढ़ लेते हैं। पहला है कि यह एक चिकित्सक था जिसने बंगाल चिकित्सा सेवा में 1794 से 1815 तक कार्य किया। ठीक है जी। अगला, वह भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजी का सत्य चिकित्सक रहा। ठीक है जी। अगला, कलकत्ता के अपने प्रवास के दौरान स्थापित चिड़ियाघर को कलकत्ता अलीपुर चिड़ियाघर कहलाया। ओके, एंड लास्ट है 1815 में वह बीमार हो गए और इंग्लैंड चले गए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, तो यहाँ पर आपका बात हो रहा है फ्रांसीसी बुकानन जो है, इसकी यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग आ गए चौथे क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि चित्र की पहचान नीचे दिए गए विकल्पों में से कीजिए। तो यहाँ पर आपको एक चित्र दे दिया है, इसको आपको पहचानना है कि ये किस चीज़ का चित्र है। तो देखिए बहुत आसान है, ये जो चित्र है बच्चों आपका यहाँ पर, ये सांची का पूर्वी तोरण द्वार है। क्या है बच्चों? ये सांची का पूर्वी तोरण द्वार है। क्लियर है बच्चों? इसको एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि ये हमारा सांची का पूर्वी तोरण द्वार है। सेम यही आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इमेज फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो इस तरह से है, तो ईस्टर्न जैसे कि आर्चवे ऑफ सांची, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है बच्चों कि सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे दिल्ली का काजी, जिसे आप न्यायाधीश भी कह सकते हैं, वो नियुक्त किया था। तो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने बच्चों आपका जो इब्न बतूता था उसे यहाँ पर दिल्ली का काजी यानी कि न्यायाधीश जो है वो नियुक्त किया था। और जब भी मैं इब्न बतूता का नाम सुनता हूँ ना, तो मेरे दिमाग में ना एक मीम चलने लग जाता है जो आज से 4-5 साल पहले वायरल हुआ था कि इब्न बतूता इब्न बतूता आप जैसे कि यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा इब्न बतूता मीम ऐसे करके, तो शायद आपको वीडियो मिल भी जाए। बहुत फनी मीम था वो, एक एलियन वाला मीम था जिसको देख के मुझे बहुत हंसी आती थी। आज भी बच्चे उसको देखते हैं ना, छोटे बच्चे, तो बहुत हंसते हैं। खैर चलिए, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हु वाज जैसे कि अपॉइंटेड एज द काजी जज ऑफ दिल्ली बाय सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। तो यहाँ पर आपका इब्न बतूता करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर छठा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कारण या किन कारणों से ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी का काल विश्व इतिहास में महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। देखिए इसके ऊपर आपका यहाँ पर 8 नंबर का क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है, कि जो ईसा पूर्व शताब्दी का काल है वो विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। ऐसा क्यों है बच्चों? तो ऐसा बहुत सारे कारणों से है वैसे तो, लेकिन यहाँ पर 3 कारण मेन है जो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं। पहला, इस काल में ईरान में जरस्थुत्र, चीन में
खुगनी, यूनान में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु तथा भारत में महावीर तथा बुद्ध जैसे चिंतकों का उद्भव हुआ था। इसलिए ये जो टाइम है इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। जैसे मैं आपको बोलूँ कि जो जियो है, ठीक है, ले जियो धन धनाधन, ले जियो धन धनाधन, वही अंबानी जी का जियो का सिम जो आप में से बहुत सारे बच्चे यूज़ भी कर रहे होंगे, ठीक है। तो जो जियो आया था हमारा 2016 के आया था, ठीक है, मतलब 2016 के अंदर आया था। तो ऐसा बोला जा सकता है कि जो डेटा क्रांति आई है भारत के अंदर, तो उसके इतिहास में देखा जाए तो 2016 का जो साल था वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर महत्वपूर्ण माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि उसी साल में जियो सिम लॉन्च हुआ था। समझ रहे हैं आप? यानी कि वो जो साल था वो बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी साल रहा था जियो के कारण, क्योंकि जियो आने के कारण जो है डेटा क्रांति हमें भारत में देखने को मिला और जो डेटा के प्राइसेस थे वो बहुत ज़्यादा घट गए थे। क्लियर है? तो उसी प्रकार से जो इतिहास की अगर हम बात करें तो वहाँ पर आपका प्रथम सहस्त्राब्दी का जो काल था, ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी का काल, वो विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। क्योंकि इसी टाइम पे ईरान के अंदर अगर आप देखेंगे, ईरान एक देश का नाम है, वहाँ पर जरसूत्र, चीन में आपका जैसो कि खुगनी करके हो गया, यूनान में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु और भारत में महावीर तथा बुद्ध जैसे जो महान चिंतक हुए हैं, महान व्यक्तित्व के लोग रहे हैं, उनका यहाँ पर उद्भव देखने को मिला था। और इन विद्वानों ने जीवन के रहस्यों को समझने का प्रयास किया कि यार लाइफ की क्या मिस्ट्री है, पूरा रहस्य वगैरह है, उसको समझने का इन्होंने भरपूर प्रयास किया था। उन्होंने समाज में आने वाले सामाजिक तथा आर्थिक बदलाव को समझने को जैसे कि ये प्रयास उन्होंने किया था। ठीक है बच्चों, तो ये 3 महत्वपूर्ण कारण है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो डी है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड सही है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। क्लियर है? यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग आ गए हैं 7वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर 7वें क्वेश्चन में आपका कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए कथन क्या कह रहा है कि स्त्री धन को संतान विरासत के रूप में प्राप्त कर सकती थी। ठीक है जी, जो स्त्रियां होती थी वो धन को संतान के विरासत के रूप में क्या कर सकती थी? प्राप्त कर सकती थी। अच्छा जी, कारण क्या कह रहा है कि विवाह के समय मिले उपहारों पर स्त्रियों का स्वामित्व माना जाता था। जब शादी होती थी तो उस टाइम पे जो महिलाएं होती थी, मतलब जो लड़कियां होती थी, उनको जो भी चीज़ें मिलती थी गिफ्ट वगैरह, तो उस पर उन्हीं का कंट्रोल माना जाता था। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा कि ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है बच्चों। क्लियर है? सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। एंड ऑप्शन नंबर जो ए है ये बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या कह रहे हैं हमें कि दी गई जानकारी के आधार पर काल की पहचान करें। ठीक है, तो ये किस काल की बात हो रही है उसके बारे में हमें बताना है। तो यहाँ पर जानकारी क्या दिया गया है कि आरंभिक राज्यों का उदय देखने को मिला इस काल के अंदर। ठीक है जी। अगला, लोहे का बढ़ता प्रयोग। ठीक है, जो लोहा होता है उसका हमें बढ़ता प्रयोग देखने को मिला इसी काल के अंदर। और लास्ट में बोल रहा है बौद्ध तथा जैन विचारों का तेजी से प्रचार प्रसार यानी कि विकास देखने को मिला। तो ये जो बातें यहाँ पर की जा रही हैं बच्चों, ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात हो रही है। किस टाइम पे बात हो रही है ये, मतलब किस टाइम की हो रही है? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की ये बात हो रही है। क्लियर है बच्चों? याद रखिएगा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व ये वही टाइम था जब हमें आरंभिक राज्यों का उदय देखने को मिला था, लोहे का बढ़ता प्रयोग देखने को मिला था और बौद्ध जैन विचारकों का तेजी से एकदम प्रचार प्रसार देखने को मिला था। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। एंड 6th सेंचुरी बीसी का हमें यहाँ पर मेंशन हो मतलब करना पड़ेगा इस जो भी इवेंट्स दिए गए हैं इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पर 9वां क्वेश्चन है कि सूफियों ने पैगंबर मोहम्मद को क्या माना। ठीक है, तो सूफियों ने बच्चों पैगंबर मोहम्मद को इंसान एक कामिल ये माना था। क्या माना था बच्चों? इंसान ए कामिल। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से है, यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हाट डिड द सूफीज बिलीव इन प्रॉफिट मोहम्मद। तो ये आपका यहाँ पर इंसान कामिल जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए 10वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी गोपुरम की विशेषता नहीं है। तो अगर बात करें गोपुरम की विशेषता की, तो जो गोपुरम गोपुरम से उसको बनाने वाले शासक की ताकत का अंदाजा लगता है। तो ये चीज़ यहाँ पर उसकी विशेषता नहीं हो सकती कि भैया जो गोपुरम है उसको बनवाने वाले शासक का उससे हमें मतलब ताकत का अंदाजा लगता है।
तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। 11वां क्वेश्चन देखिए, जो राजस्व प्रणाली मुंबई दक्कन में लागू की गई उसे क्या कहा जाता था? तो देखिए याद रखिएगा बच्चों, जो राजस्व प्रणाली मुंबई दक्कन में यहाँ पर लागू की गई थी, ठीक है, उसे यहाँ पर हम लोग कहते थे रैयतवाड़ी व्यवस्था। क्या कहते थे बच्चों? रैयतवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, अच्छा आप मुझे अब कमेंट करके बताइएगा कि रैयत का मतलब क्या होता है। जो भी बच्चा सबसे पहले कमेंट करेगा और करेक्ट आंसर कमेंट करेगा उसके कमेंट को यहाँ पर मैं हार्ट का यानी दिल का निशान दे दूंगा ताकि और बच्चे समझ सके बच्चे ने बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर लिखा है कमेंट के अंदर। ठीक है, तो आप मुझे बताइएगा रैयत का मतलब क्या होता है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, व्हाट वाज द रेवेन्यू सिस्टम दैट वाज इंट्रोड्यूस इन मुंबई दैक्कन कॉल्ड। तो यहाँ पर रैयत आपका रैयतवाड़ी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि कहाँ के नवाब को यह कह के गद्दी से निष्कासित किया गया था कि वह अच्छे से शासन नहीं चला रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है बच्चों आपका ये कहा गया था अवध के नवाब को। अवध के जो नवाब हुआ करते थे उनको बोला गया था कि अरे आप अच्छे से शासन उसन नहीं चला रहे, चलिए हटिए गद्दी से। ठीक है, तो उनको वहां से हटा दिया गया था। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा एंड अवध आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए हमारा 13वां क्वेश्चन है, इसके अंदर हमें मिलान करना है बच्चों। ठीक है, तो चलिए मिलान करके मैं आपको बता देता हूँ। पहला है यहाँ पर रामायण। ठीक है, तो रामायण का हो जाएगा यहाँ पर वाल्मीकि जी। ठीक है, पहले का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। दूसरा है महाभारत, तो महाभारत का हो जाएगा यहाँ पर वेद व्यास जी। ठीक है, तीसरा है आपका अष्टाध्यायी जी। ठीक है, तो अष्टाध्यायी जी का हो जाएगा यहाँ पर आपका ई वाला ऑप्शन पाणिनि जी। ठीक है, अगला है त्रिपिटक, तो त्रिपिटक का संबंध किससे है बच्चों? तो इनका संबंध है आपका बौद्ध ग्रंथ से। और लास्ट में है मनुस्मृति, तो मनुस्मृति हो जाएगा आपका यहाँ पर धर्मशास्त्र। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर मिलान कर सकते हैं। और करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो जो आपका यहाँ पर फर्स्ट वाला है ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, मैच द फॉलोइंग लिस्ट एंड आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ये फर्स्ट है ये बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 14वां क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है और इंपॉर्टेंट भी, कि संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो संविधान सभा की प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष बनाया गया था वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बनाया गया था। ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, हु वाज मेड द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर 15वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने 15वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी और विजयनगर की किलेबंदी से बहुत प्रभावित हुआ था? ठीक है, तो अगर बात करें 15वीं शताब्दी की तो उस टाइम पे अब्दुल रज्जाक थे, उन्होंने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी और वहां पे जो किलेबंदी हुआ करती थी उससे बहुत ज्यादा ये प्रभावित हुए थे बच्चों। ठीक है, यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं एंड अब्दुल रज्जाक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए 16वां क्वेश्चन देखिए, 16वें क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है मिलान करने के लिए, तो चलिए जी मिलान कर देते हैं। पहला है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, तो अगर हम बात करें यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की तो 1336 में हुआ था ये। नेक्स्ट उड़ीसा के गजपति राज्य की स्थापना, तो ये हुआ था आपका 1435 में। अगला यहाँ पर अहमदनगर, बीजापुर तथा बेरार सल्तनतों का उदय, तो ये हमारा हुआ था 1490 में। एंड लास्ट में है पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर विजय, तो ये हुआ था आपका 1510 में। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो ए वाला ऑप्शन है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। क्लियर है? चलिए सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा एंड ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां क्वेश्चन देखिए क्या है, आरंभ में मगध की राजधानी क्या थी? देखिए स्टार्टिंग में जो अगर हम मगध की राजधानी की बात करें तो वो थी बच्चों आपका राजगृह। ठीक है, तो ये सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में भी देख सकते हैं, व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ मगधा इन बिगनिंग, तो राजगृह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर हमारा 18वां क्वेश्चन जो कि कथन और कारण यानी अभिकथन और कारण वाला है। तो यहाँ पर अभिकथन क्या कह रहा है कि 1861 में अमेरिकी गृह युद्ध के कारण अमेरिका से आने वाली कच्ची कपास के आयात में भारी गिरावट आ गई। ठीक है जी,
और कारण क्या कह रहा है कि वह सामान्य मात्रा का 3% से भी कम हो गया और 1861 में जहां 20 लाख गांठें, हर गांठ 400 पाउंड की थी आई थी, वहीं 1862 में केवल 55,000 गांठों का आयात हमें देखने को मिला। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है और कारण आर कथन का मतलब सही यहाँ पर स्पष्टीकरण देता है। ठीक है, तो इस तरह से डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा एंड ऑप्शन नंबर जो आपका डी है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। क्लियर है? चलिए परफेक्ट। 19वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, जो आपका 19वां क्वेश्चन है इसमें क्या बोला जा रहा है कि अंग्रेजों ने विद्रोह को दबाकर दिल्ली पर पुनः नियंत्रण कब स्थापित किया। आपको पता है कि हमें 1857 की क्रांति देखने को मिली थी, उसके बाद जबरदस्त यहाँ पर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह देखने को मिला, लेकिन यहाँ पर अंग्रेजों ने विद्रोह को कुचल दिया और वापस से यहाँ पर नियंत्रण स्थापित किया था। तो वापस जो नियंत्रण उन्होंने स्थापित किया था वो सितंबर 1857 में यहाँ पर स्थापित किया था। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20वां क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी इब्न बतूता की पुस्तक रिहल्ला की विशेषता नहीं है। तो अगर बात करें इब्न बतूता की पुस्तक रिहल्ला की विशेषता नहीं है, वो है फारसी में लिखी गई थी, ये आपका नहीं है। ठीक है बच्चों, यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं और ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है कि मुगल कालीन भारत की महत्वपूर्ण जिनसे कामिल जो सर्वोत्तम फसल मानी जाती थी, निम्नलिखित में से कौन सी नहीं थी। ठीक है, तो वो हो जाएगा मक्का। मक्का एक जिनसे कामिल यानी कि सर्वोत्तम फसल नहीं थी बच्चों। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं और जो आपका मक्का था ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो अब हम लोग आ गए हैं सेक्शन बी के अंदर, जिसको हिंदी में आप खंड ख भी कहते हैं, और ये वाला सेक्शन आपका 18 नंबर का रहने वाला है। यहाँ पर हमसे शॉर्ट आंसर टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं एक करके क्वेश्चंस को। यहाँ पर 22वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, हमसे क्या पूछ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के गृह स्थापत्य की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता की घरों की बात कर रहा है, उस टाइम पे जो घरें रही होंगी उसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता के गृह स्थापत्य की विशेषताओं की अगर बात करें तो आंगन के चारों तरफ कमरों का निर्माण किया जाता था, जिसका उपयोग खाना पकाने, कताई करने, अन्य कार्यों करने में इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, यानी कि जो घर हुआ करते थे उसमें आंगन हुआ करता था। ठीक है, आंगन मतलब कि घर के बीच में जो स्पेस होता है उसको आंगन कह देते हैं, और आंगन के चारों तरफ कमरों का निर्माण किया जाता था। ठीक है, आगे देखिए बताया गया है निचले कमरों में खिड़कियां नहीं होती थी और दरवाजों से आंगन का सीधा अवलोकन नहीं किया जा सकता था, प्राइवेसी के लिए। ठीक है, एंड कुछ और बातें भी यहाँ पर बताई गई है, वीडियो को पॉज करके आप रीड कर सकते हैं बच्चों। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं एंड आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों। इसके आगे चले तो यहाँ पर एक अथवा दे दिया है हमें, यानी कि चॉइस दे दिया है। अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला जो क्वेश्चन है इसको आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अथवा में इसके चॉइस में देखिए क्या क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि दुर्ग तथा निचले शहर की विशेषताएं बताइए। ठीक है, ये भी हड़प्पा सभ्यता वाले चैप्टर से है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें दुर्ग और निचले शहर के बारे में तो आंसर इस तरह से आप लिखेंगे, मोहनजोदड़ो में बस्तियां जो थी वो 2 भागों में विभाजित थी, दुर्ग तथा निचला शहर। ठीक है, दुर्ग जो होता था वो ऊंचे स्थान पर होता था और निचला शहर तो नीचे स्थान पे होगा ही होगा। अब यहाँ पर देखिए बताया भी गया है दुर्ग ऊंचाई पर बनाया गया था और 1-2 विशेषताएं जैसे स्नानागार वगैरह आप लिख सकते हैं, ये दुर्ग में पाई गई है। ठीक है, और ऐसा भी कहा जाता था कि दुर्ग जो था वहां पर शासक वर्ग रहता होगा या अभिजात वर्ग, जो अमीर वर्ग होगा वो दुर्ग में रहा करते थे। ठीक है, यहाँ की संरचनाएं कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनी थी और दुर्ग को दीवारों से घेरा गया था, जो इसे निचले शहर से अलग करता था। ये दुर्ग के बारे में बातें हो गई। अब निचले शहर के बारे में जान लीजिए, इसे भी दीवार से घेरा गया था। आवासीय भवनों के उदाहरण हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसके अतिरिक्त कई भवनों को ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया था जो नींव का कार्य करते थे। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर निचले शहर के बारे में लिख सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा एंड आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है बच्चों। क्लियर है? ये बच्चों यहाँ पर क्या पूछ रहा है
कि मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, कथन की जांच करें। ठीक है, मगध जो महाजनपद था उस टाइम पे बहुत ज्यादा शक्तिशाली, बहुत ज्यादा पावरफुल था। ऐसा क्यों था भैया, वो आपको बताना है। देखिए आज के टाइम पे अगर मैं बात करूं तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए अमेरिका जो है, यूएस जो है इतना पावरफुल क्यों है, उसके बारे में 5 चीजें बताइए, तो आप बोल देंगे सर जी उसके पास दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है। ठीक है, उसका जो डॉलर है वो पूरी दुनिया इस्तेमाल करती है, उसके जो प्रोडक्ट है जैसे गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, एप्पल हो गया, ये सारी चीजें पूरी दुनिया इस्तेमाल करती है, और भी बहुत सारी चीजें आप बोल सकते हैं। इस कारण से इन कारणों से कह सकते हैं बेसिकली कि अमेरिका इतना पावरफुल है। तो उसी प्रकार से उस टाइम पे अमेरिका तो नहीं था, उस टाइम पे क्या था भैया, मगध था हमारा। अब मगध इतना पावरफुल क्यों था, क्योंकि मगध एक ऐसा क्षेत्र था जहां कृषि उत्पादकता बहुत अच्छी होती थी। अब ज्यादा से ज्यादा खेती होगा, ज्यादा से ज्यादा खेती से क्या होगा भैया, टैक्स ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। और क्या चीजें आप लिख सकते हैं कि गंगा और उसकी सहायक नदियों ने सस्ते और सुविधाजनक संचार का साधन प्रदान किया था। गंगा और उसकी सहायक नदियां वहां पर जो है सो की बहती हुई देखने को मिलती थी, जिससे कि इजीली कम्युनिकेशन किया जा सकता था। एक ये कारण था कि मगध जो महाजनपद था सबसे ज्यादा शक्तिशाली था। लोहे की खदानें सुलभ थी और औजार और हथियारों के लिए संसाधन उपलब्ध वहां पर होती थी। ठीक है, यानी वहां पर बहुत सारी लोहे की खदानें थी, जिससे क्या करते थे वो वहां पर लोहा वगैरह या इस तरह की चीजें मेटल लेकर के आते थे और औजार बनाते थे, युद्ध में काम आता था उनको। तो एक ये भी कारण था कि मगध जो था वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली था। अगला आप लिख सकते हैं कि सेना के लिए महत्वपूर्ण हाथी इस क्षेत्र के जंगल में पाए जाते थे। यहाँ पर जो जंगल पाया जाता था मगध के आसपास, वहां से क्या करते थे, सेना के लिए हाथी लेकर के आते थे। जंगली हाथी को लेके आए, ट्रेन व्रेन कर दिए एकदम। अब बोले अरे तू हमारा देश का है, हमारे यहाँ का है भैया, चल हमारे साथ हो ले। और वो हाथियों क्या होता था, हाथी जी आते थे और जो है कि ट्रेन करने के बाद वो युद्ध के लिए तैयार हो जाते थे। तो बहुत सारे कारण हैं, उनमें से इन कारणों को आप लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा क्वेश्चन 3 नंबर का है। तो इतने सारे कारण अगर आप इसको एक्सप्लेन करके अच्छे से लिख देंगे तो इजीली आपको 3 नंबर मिल जाएगा कि मगध हमारा जो महाजनपद था वो शक्तिशाली क्यों था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 24वां क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने प्रीवियस जो सैंपल पेपर का वीडियो बनाया था उसके अंदर पूछा भी था। क्या है भैया कि सूर्यास्त विधि क्या थी, जमींदार राजस्व के भुगतान में क्यों चूक जाते थे। राजस्व का मतलब होता है टैक्स। ठीक है, जो जमींदार लोग हुआ करते थे वो टैक्स क्यों नहीं दे पाते थे, और सूर्यास्त विधि क्या थी, तो इसको थोड़ा सा समझिए बच्चों। देखिए सूर्यास्त विधि का मतलब होता है, इसके अनुसार यदि निश्चित तारीख को सूर्य के अस्त होने तक राजस्व का भुगतान नहीं आता था तो जमींदारी को नीलाम किया जा सकता था। कहने का मतलब यह है कि अंग्रेज लोग जो थे ना वो जमींदार लोगों को एक टाइम दे देते कि भैया हाँ आज हो गया तेरा 27 तारीख, 29 तारीख से पहले पहले या 29 तारीख का ही डेट ले ले भाई, 29 तारीख को सूर्य अस्त होने से पहले, यानी कि जब सन सेट होगा, सूरज डूबेगा, उससे पहले पहले मुझे टैक्स दे दियो। अगर टैक्स नहीं दिया भैया तो तेरी जमींदारी नीलाम कर दूंगा भैया यहाँ पर। तो इसको क्या कहते थे, सूर्यास्त विधि कहते थे। अब जमींदार लोग टैक्स यानी राजस्व क्यों नहीं चुका पाते थे, उसके कई सारे कारण थे। पहला आप लिख सकते हैं यहाँ पर, प्रारंभिक मांगे बहुत ज्यादा थी। स्टार्टिंग में जो टैक्स मांगा जा रहा था वो बहुत ज्यादा था, तो भैया उतना टैक्स उनके पास है ही नहीं, पैसे नहीं, टैक्स कहां से देंगे यार। अब आप मान लीजिए कि आप कमा रहे हैं यहाँ पर एक ऑफिस में जाकर के 25,000, और यहाँ पर गवर्नमेंट आए और गवर्नमेंट बोले चलिए मैं इस पे इनकम टैक्स लगाऊंगा और 25,000 का यहाँ मैं 30,000 टैक्स से लगा दूंगा। आप बोलेंगे सर जी 25,000 का हम कमाइए रहे, 30,000 टैक्स कहां से देंगे आपको। तो उसी प्रकार से काम हो रहा था उस टाइम पे। जो जमींदार लोग थे उतना तो उनके पास अर्निंग नहीं था जितना ज्यादा वो टैक्स मांग रहे थे, तो प्रारंभिक मांगे बहुत ज्यादा थी। तो एक ये कारण था कि जमींदार लोग जो है वो टैक्स नहीं चुका पा रहे थे। जमींदारों की शक्ति केवल राजस्व इकट्ठा करने व उसके प्रबंधन तक ही सीमित थी। जमींदार लोगों के पास बहुत कम शक्तियां कर दी थी अंग्रेज लोगों ने। उनका टैक्स इकट्ठा करने का काम और ये इस तरह से मैनेजमेंट करने का काम, यहीं तक उनका जो शक्ति था सीमित था। एक ये भी कारण था कि वो टैक्स नहीं जमा कर पा रहे थे। फसल अच्छी हो या खराब, राजस्व का ठीक समय पर भुगतान जरूरी था। अगर आपका फसल बहुत अच्छा तब भी चंगासी टैक्स दे ही दो, अगर आपका फसल चौपट हो गया तब भी चंगासी टैक्स दे ही दो। तो यहाँ पर जमींदार लोग जाए किसानों के पास, रैयतों के पास, बोले भैया टैक्स दे दो। अब किसान लोग यहाँ पर जमींदार लोगों को बोले कि बाबूजी मालिक साहब यहाँ पर हमारा फसल देखिए ना चौपट हो गया, हम कहाँ से टैक्स दे। तो जमींदार लोग तो मान जाए, अब यहाँ पर अंग्रेज लोग माने ना, तो यहाँ पर जमींदार लोग क्या बोले, भैया यहाँ पर किसान हमको टैक्स नहीं दिया, हम तुमको टैक्स कहाँ से देंगे यार, हमारे पास टैक्स नहीं है। वो बेचारे का यहाँ पूरा खेती बर्बाद हो गया, वो टैक्स कहाँ से देगा। तो एक ये भी कारण था कि क्या था, टैक्स वो लोग नहीं दे पाते थे। अगला आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि जोतदार भी किसानों को समय पर राजस्व जमा नहीं करने के लिए उकसाते थे। अब जोतदार कौन थे आप मुझे कमेंट में बताइएगा। वैसे मैंने डिस्कस भी कर रखा था, जोतदार जो थे वो
बहुत अमीर एक तरह से प्रभावशाली किसानों का एक ग्रुप था जो कि जैसे कि गांव वाले पे नियंत्रण रखा करता था, कंट्रोल रखा करता था, ठीक है। उनके पास बहुत बड़ी बड़ी जमीनें हुआ करती थी। तो वो ना किसान लोगों को या गांव वालों को ना हड़काते थे, उनको बोलते थे अरे तुम टैक्स मत दो, तेरा भाई है ना साथ में, तू टैक्स क्यों दे रहा भाई, मैं तेरे बैक में सपोर्ट में हूं ना, तू टैक्स मत दे। अब किसान लोग क्या होता था उस टाइम पे, बोलते थे अरे हमारे साथ ये जोतदार है, फलनामा जोतदार हमारे साथ है, हम आपको टैक्स क्यों देंगे। तो एक ये भी कारण था कि जमींदार लोग यहाँ पर टैक्स नहीं चुका पाते थे, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 25वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि विजयनगर साम्राज्य के जल संसाधनों की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। जो हमारा विजयनगर साम्राज्य था उसकी जो जल संसाधन थी उनके विशेषताओं के बारे में यहाँ पर बात करना है। तो कुछ इस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हैं कि विजयनगर का प्राकृतिक बेसिन तुंगभद्रा नदी द्वारा बनाया गया था। इन चट्टानों जो थे, ये जो चट्टान थे, उनके बाह्यनों से कई धाराएं नदी गिरती थी, ठीक है। जलाशय बनाने के लिए नदियों के किनारे तटबंध बनाए गए थे और बारिश के पानी को जमा करने के लिए पुख्ता इंतजामात किए गए थे। इस प्रकार से आंसर आप लिखेंगे, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आइए गया 26वां क्वेश्चन। अभी कमेंट में आपसे पूछने की बात कर रहा था, अब क्वेश्चन आ गया हमारा। क्वेश्चन क्या पूछ लिया कि जोतदारों की शक्तियां जमींदारों की शक्तियों से अधिक प्रभावशाली थी, उपयुक्त तर्कों के साथ कथन की पुष्टि कीजिए। यानी जो जोतदार हुआ करते थे वो जमींदार लोगों से ज्यादा पावरफुल हुआ करते थे, ऐसा क्यों भैया, उसको बताइए। तो देखिए, जो जोतदार हुआ करते थे वो जमींदारों के विपरीत गांव में स्थित थे, यानी गांव में रहा करते थे। जो जमींदार लोग हुआ करते थे वो शहरों में रहते थे, जोतदार लोग गांव में रहा करते थे। अब गांव में रहेंगे तो गांव वालों से उनका मेल जोल तो बढ़ेगा ही, अब गांव वाले उन पर ज्यादा ट्रस्ट करते थे। एक ये कारण था कि जो जोतदार लोग हुआ करते थे वो जमींदारों से ज्यादा पावरफुल हुआ करते थे। अगला, जोतदारों ने गरीब ग्रामीणों के एक बड़े हिस्से पर सीधे नियंत्रण का प्रयोग किया। जो जोतदार लोग हुआ करते थे ना उस टाइम पे, वो गरीब जो ग्रामीण लोग यानी गांव वाले हुआ करते थे उन पर डायरेक्ट कंट्रोल रखते थे, क्योंकि पैसे वाली पार्टी थी ना भाई इनके पास। जो था उस टाइम पे, देखिए उस टाइम पे सोना चांदी हीरे जवाहरात उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं था जितना ज्यादा पॉपुलर था भैया जमीन। जोतदारों के पास जमीनें दबा के हुआ करती थी, हजारों एकड़ में। ऐसे ऐसे जोतदार भी हुआ करते थे जिनके पास हजारों एकड़ में जमीनें हुआ करती थी। सोचिए, एक जमींदार और 1000 एकड़ की जमीन है उसकी, कितनी बड़ी जमीन सोचिए। तो इसलिए वो बहुत ज्यादा पावरफुल थे वहां पर। और वो क्या करते थे, जो गरीब गांववासी होते थे उनके एक बड़े हिस्से पर डायरेक्ट कंट्रोल रखते थे, डायरेक्ट नियंत्रण रखते थे। एक ये भी कारण था कि जोतदार लोग जमींदारों से ज्यादा पावरफुल थे। उन्होंने जमींदारों द्वारा गांव का जामा बढ़ाने के प्रयासों का जमकर विरोध किया। जामा मतलब गांव का जो टैक्स होता था उसको बढ़ाने के लिए विरोध किया उन्होंने जमींदारी जो था अधिकारियों को अपने कर्तव्यों का पालन करने से रोका। जो जमींदार लोग हुआ करते थे उनको टैक्स नहीं इकट्ठा करने देते थे। मैंने बताया ना आपको, यहाँ पर गांव वालों को भड़का देते थे, ऐसे बोलते थे जोतदार लोग, अरे गांव वाले तुम काहे टैक्स दे रहे हो यार, हमारे पास एक जमीन उमीन का कमी है, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, यहाँ पर दौलत है, शोहरत है, ठीक है, तुम काहे उसको टैक्स दे रहे हो, हम है ना तुम्हारे यहाँ पर माई बाप, हमें इधर आओ, हमारे ऊपर इधर रिपोर्ट करो, तुम जमींदार लोगों को टैक्स मत दो। जमींदार अगर तुम्हें कुछ बोलेगा तो मेरे से मिलवा देना, कोई दिक्कत नहीं है, उधर हम लोग फरिया लेंगे उधर, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं। ये कारण थे जिस कारण से जो जोतदार हुआ करते थे जमींदारों से ज्यादा पावरफुल हुआ करते थे। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि कला और साहित्य ने 1857 की स्मृति को जीवित रखने में मदद की है, भारतीय दृष्टिकोण से उदाहरण सहित स्पष्ट करना है आपको, ठीक है। यानी जो कला है, साहित्य है, उन्होंने 1857 का जो स्मृतियां थी, जो यादें थी, उनको एक तरह से ना ताजा रखने में या जिंदा रखने में मदद की है। आपको एग्जाम्पल के साथ यहाँ पर बताना है। तो आंसर कुछ इस प्रकार से लिखेंगे आप कि विद्रोह के नेताओं को युद्ध में देश का नेतृत्व करने वाले वीर व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया था। इसने जो है सो कि दमनकारी शाही शासन के खिलाफ लोगों को धर्मी आक्रोश के लिए जगाने में मदद की। लक्ष्मीबाई की वीरता के बारे में वीर कविताएं लिखी गई ताकि उनको एकदम सालों साल या पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखा जा सके। आज भी हम लोग वो वाला कविता पढ़ते हैं, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, लक्ष्मीबाई थी, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो है सो की गई ताकि जो उस टाइम की चीजें थी उनको याद रखा जा सके। 1857 के बारे में पूरा आने वाला हमेशा हर जनरेशन याद रख सके। रानी ने अपनी मातृभूमि की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं। आई होप
होप कि आपको समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों। इसी क्वेश्चन के अंदर आपको एक अथवा एक चॉइस दे दिया है बेसिकली कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो नीचे वाला क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अथवा में इसके चॉइस में देखिए क्या क्वेश्चन हमसे पूछा है कि 1857 के विद्रोह में अफवाहों और भविष्यवाणियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उदाहरण के साथ कथन की व्याख्या आपको करनी है। 1857 का जो विद्रोह हुआ था, 1857 का रिवोल्ट हुआ था, उसमें जो अफवाहें फैली थी और जो भविष्यवाणियां हुई थी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, उसके बारे में बताना है। तो देखिए यहाँ पर तो पहला आप लिख सकते हैं एनफील्ड राइफल के कारतूस वाला अफवाह था। एक राइफल आया करता था जिसको ऐसे ना मतलब उसका जो गोली डालना होता था वो दांत से छील करके तब उसमें भरना होता था, तब गोली चलाना होता था। आप वो मंगल पांडे मूवी देखेंगे तो आपको और बेटर तरीके से समझ में आएगा। उसमें क्या था भैया कि गायों की चर्बी से ढकी गोलियों और सुअर और उन गोलियों को काटने से उनकी जाति और धर्म भ्रष्ट हो जाएंगे। मतलब ऐसा बोला गया कि वो जो राइफल है उसको अगर आपको चलाना है तो उस मतलब वो कारतूस आया करता था, उस कारतूस को मुंह से छीलना पड़ेगा और उसमें गाय और सुअर का चर्बी मिला हुआ है। तो गाय जो होता है आपका हिंदू धर्म में पवित्र मानी जाती है और जो सुअर होता है आपका वो मुस्लिम धर्म में जो है सो कि अच्छा नहीं माना जाता है सुअर को, ठीक है। तो दोनों ही धर्मों के लिए दिक्कत वाली बात है, इसीलिए एक ये अफवाह फैली कि आपको वो वाला कारतूस वाला राइफल इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। दूसरा अफवाह ये फैला भैया कि आटा वाला अफवाह। अब आटा वाला अफवाह क्या फैला भैया, ये बहुत फेमस था कि अफवाहों के अनुसार अंग्रेजों ने गाय और सुअर की हड्डी की धूल को बाजार में बिकने वाले आटे में मिला दिया ताकि लोगों के धर्म भ्रष्ट हो जाए। अब लोग इससे भी भड़क गए। चपाती वाली एक अफवाह फैली थी कि उत्तर भारत के विभिन्न हिस्सों में रिपोर्ट आई कि गांव गांव में चपाती बांटी जा रही है। ये सारी एक अफवाह थी, मतलब ऐसी होता है ना अफवाह फैल रहा है, कोई इसका फैक्ट नहीं है, ठीक है। लोटा और खलासी वाला मुद्दा ये भी बहुत फेमस हुआ था। ये अफवाह थी कि लोटा और खलासी मुद्दे में क्या था कि निचली जाति के खलासी ने एक ब्राह्मण सिपाही से अपने पानी के कंटेनर से कुछ पानी देने के लिए कहा। अब सिपाही ने यह कहते हुए उसे अपना पात्र देने से मना कर दिया कि नीची जाति के स्पर्श से जल जो है वो दूषित हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर छुआछूत की भावना देखने को मिली, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। और बहुत सारी अफवाहें थी यार उस टाइम पे, है ना। अफवाहें और भविष्यवाणी वाला एक क्वेश्चन तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ ही जाता है, ठीक है। और यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से पूछा जाएगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। सी के अंदर, जिसको हिंदी में आप खंड सी भी बोलते हैं, इसके अंदर हमसे लॉन्ग आंसर टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, बोले तो दीर्घ उत्तरीय प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो पूछे जाएंगे। बेसिकली ये क्वेश्चन जो होंगे 8-8 नंबर के 8 मार्क्स के क्वेश्चंस होने वाले हैं और इनका आंसर जो हमें देना है बच्चों वो देना है 300 से 350 शब्दों के अंदर, यानी कि 300 टू 350 वर्ड्स के अंदर इन क्वेश्चंस का आंसर हमें देना है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके क्वेश्चंस को। यहाँ पर सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन पेपर का 28वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे कि 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी में देहात के लोगों की आर्थिक और सामाजिक स्थितियों का वर्णन कीजिए। देखिए ध्यान से इस चीज को समझिए कि 600 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी में एक क्वेश्चन बनता है पेपर में। मैं 85 बार बता चुका हूं कि ये वाला जो टाइम पीरियड है इसमें या तो देहात की स्थिति पूछ लेगा या परिवर्तनकारी काल क्यों माना जाता है ये पूछ लेगा, लेकिन एक क्वेश्चन बना देता है, ठीक है। तो ये वाला काल से संबंधित सारी बातें एक बार ऊपर ऊपर से नजर मार करके जरूर जाइएगा, ठीक है। फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि क्या पूछा है यहाँ पर। 600 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी में जो देहात के लोग थे उनकी आर्थिक स्थिति कैसी थी, सामाजिक स्थिति कैसी थी, उनके बारे में हमें यहाँ पर बताना है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए उत्तर लिखेंगे कि 600 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी में ग्रामीण क्षेत्रों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति जो कि इस प्रकार से थी। यहाँ पर बताया गया है कि जातक और पंचतंत्र के अनुसार कुछ राजा की प्रजा किसी प्रकार से दुखी रहती थी तथा उनकी शिकायत थी कि रात में डकैत उन पर हमला करते हैं तो दिन में कर इकट्ठा करने वाले जो है अधिकारी उन पर बहुत ज्यादा जुल्म ढाते हैं, ठीक है। और लोग अपने जो गांव थे उनको छोड़कर जंगल में बस गए हैं। ये उस टाइम की सामाजिक स्थिति की बात कर रहा है। कब, किस टाइम की? 600 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी तक। जैसे आपसे मैं पूछूंगा कि भाई मुझे बताओ 2020 से लेकर के 2023 तक आपने क्या चेंजेस देखा, तो आप मुझे बोलेंगे ना कि सर जी 2020 में कोविड आ गया था, पूरे सारे के सारे लोग घरों में बंद थे, फिर 2021 आया, 2022 आया, धीरे धीरे कोविड खत्म होने लगा और लोग अब बाहर अब नॉर्मली घूमने लग गए हैं।
ठीक है, कोविड काफी हद तक 99% लगभग खत्म हो ही गया, लगभग मानता हूँ। भगवान न करे आगे चल के कोविड दोबारा आए यार, ठीक है। तो इस तरह से कहा जा सकता है, मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा था, ठीक है। तो ये तो आपने इस टाइम के बारे में बता दिया। अब 600 ईसा पूर्व से लेकर के 600 जो ईस्वी में अगर हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों की सामाजिक स्थिति की बात कर रहे हैं, तो वहां पर देखिए लुटेरे आकर के गांव को लूटा करते थे, तो गांव वाले और तंग थे। दिन में जो टैक्स लेने वाले बंदे आते थे, उससे और भी ज्यादा गांव वाले परेशान हो जाते थे, जिससे उन्हें गांव छोड़ करके जाना पड़ता था। चीजें और भी आप आंसर के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि उस टाइम पे ये देखा गया कि समाज के अंदर उपज को बढ़ाने के लिए अनेक तरीके जो है अपनाए गए। किसान लोग जो थे वो अपना ज्यादा से ज्यादा पैदावार करना चाहते थे, इसलिए क्या हुआ, हल का प्रचलन में आना। यानी उस टाइम पे पहले हल ज्यादा लोग इस्तेमाल नहीं करते थे, लेकिन धीरे धीरे हल को जो है सो कि इस्तेमाल करने लग गए ज्यादा से ज्यादा। और लोहे वाले फाल, जो लोहे के फाल वाले हलों का प्रयोग, यानी कि पहले तो लकड़ी के हल हुआ करते थे, धीरे धीरे लोहे के फाल वाले जो हल होते थे उनका प्रयोग होने लग गया। ज्यादा से ज्यादा इसके माध्यम से जुताई होने लग गई और ज्यादा से ज्यादा खेती में हमें वृद्धि देखने को मिला। और साथ ही साथ आप लिख सकते हैं सिंचाई के माध्यम, जैसे कुएं, तालाब, नहरों का उपयोग बढ़ने लग गया। पहले नॉर्मल तरीकों से ही या कह लीजिए प्राकृतिक रूप से ही सिंचाई के ऊपर डिपेंड रहते थे, जैसे बारिश आएगा तो उससे हमारा खेत के अंदर पानी आ जाएगा। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, लोग विकसित होते गए इस दौरान, और नहरों का, तालाबों का, ठीक है, इनमें से पानी लेकर के खेतों में सिंचाई करने का जो वो प्रक्रिया था वो बढ़ता चला गया। और इससे हमें खेती के मतलब पैदावार में भी वृद्धि देखने को मिला, एक तरह से खेती में वृद्धि देखने को मिला, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं बच्चों। कुछ और चीजें भी आप लिख सकते हैं कि ईस्वी की आरंभिक शताब्दियों से ही भूमि दान के प्रमाण मिलते हैं, जैसे प्रभावती गुप्त के अभिलेख मिले हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि राजा स्वयं को उत्कृष्ट स्तर के मानव के रूप में प्रदर्शित करना चाहते थे। ये आर्थिक रूप से दिखाने का प्रयास किया गया है 600 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर आर्थिक अगर बात करेगा स्थिति की, तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे पैदावार बढ़ा तो टैक्स ज्यादा से ज्यादा जाने लग गया और भी बहुत सारी चीजें, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं सामाजिक स्थिति की, तो काफी सारी चीजें हमें सामाजिक स्थिति के अंदर भी देखने को मिला, जैसे कि खेती से जुड़े लोगों में उत्तरोत्तर भेदभाव बढ़ता जा रहा था। भूमिहीन खेतीहर, श्रमिक, छोटे किसान और बड़े बड़े जमींदारों में अंतर देखने को मिला। बड़े बड़े जमींदारों और ग्राम प्रधान शक्तिशाली माने जाते थे और प्राय किसानों पर नियंत्रण रखते थे। तो ये सामाजिक स्थिति की बात कर रहा है। सेम यही चीज इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखते हुए चलना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। इसी क्वेश्चन में आपको एक अथवा दे दिया है, एक चॉइस दे दिया है बेसिकली, कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो नीचे वाला क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अथवा में, इसके चॉइस में देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है कि गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का स्वरूप एक जन आंदोलन में किस प्रकार से बदल दिया, बताइए। देखिए, जो गांधी जी जो थे, उन्होंने राष्ट्र के अंदर, देश के अंदर जो आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन का एक तरह से पूरा नक्शा ये बदल दिया, ठीक है। जैसे अगर मैं एग्जांपल के लिए आपको बताऊं तो कोविड से पहले, कब, कोविड यानी कि कोरोना वायरस से पहले अगर आप देखेंगे तो सारी की सारी चीजें ऑफलाइन हुआ करती थी। कोई ये बात मानता था कि ये जो फोन है, जो स्कूल में ले जाने के लिए मना करते हैं, फोन, जिस फोन से आप ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, तो वही फोन पर एक दिन पूरा स्कूल शिफ्ट हो जाएगा, कोई ये बात नहीं मानता था ना। लेकिन क्या हुआ, कोरोना वायरस आया और सारा का सारा चीज चेंज हो गया, पूरा का पूरा चीज। जैसे पढ़ाई हुआ करता था तो ऑफलाइन हुआ करता था, फिर वो ऑनलाइन हुआ, वो किस पे शिफ्ट हो गया, फोन पर, कंप्यूटर पर, लैपटॉप पे शिफ्ट हो गया ना। तो बहुत बड़ा चेंज हमें देखने को मिला। उसी प्रकार से देश के अंदर आंदोलन तो चल रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ और भी बहुत सारी चीजों को लेकर के, हमारे भारत देश में आजादी से पहले, ठीक है। लेकिन गांधी जी जब आए हमारे देश में, तो उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एकदम स्वरूप ही, यानी एकदम पूरा का पूरा कह लीजिए ना, नक्शा ये चेंज कर दिया, नक्शा चेंज कर दिया बिल्कुल। तो वो कैसे, भैया उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए यहाँ पर बता रखा है कि गांधी जी की भाषा और सादगी ने उन्हें जनता से जुड़ने में मदद की। गांधी जी बिल्कुल सिंपल रहा करते थे। कोई भी जनता, नॉर्मल आदमी आकर के देखेगा ना, तो बता ही नहीं सकता कि अरे ये गांधी जी है, इतने महान आदमी और इतने सिंपल रहते हैं, ठीक है। चीजें और भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे कि पोशाक और जीवन शैली में आम लोगों के साथ सहानुभूति और पहचान बनाई, ठीक है। गांधी जी जो थे एकदम धोती कुर्ता पहनते थे, नॉर्मल आदमी की तरह रहते थे। इससे जो थी ना भारत की जनता और भी उनसे जुड़ती हुई चली गई। गांधी जी ने 3 जन आंदोलन करे, जिसमें व्यापक रूप से सभी वर्गों ने भागीदारी दी थी। यानी गांधी जी ने मेनली 3 जन आंदोलन किए थे, जिसमें कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है गांधी जी से जुड़े थे। और भी कुछ बातें बता रखा है
कि उनके आह्वान पर छात्रों ने सरकार द्वारा संचालित स्कूलों कॉलेजों में जाना बंद कर दिया। उन्होंने एक बार बोल दिया ना कि भाई यहाँ पर जाना बंद करो, गवर्नमेंट का बाइकआउट करो, जो उस टाइम पे अंग्रेजी सरकार थी उनका बाइकआउट करो, तो सब मानने लगे क्योंकि गांधी जी को भाई दबदबा था उस टाइम पे। आपको क्या लगता है गांधी जी ऐसी थोड़ी ना मतलब एक तरह से पूजनीय माने जाते हैं कि चाहे आपके गांधी जी हो गए, सरदार पटेल जी हो गए, ठीक है, या फिर आपके लाल बहादुर शास्त्री जी हो गए, या आपके जो है सो कि चंद्रशेखर आजाद जी हो गए, भगत सिंह जी हो गए, इन सभी को हाथ जोड़ करके नमन। सब लेजेंडरी बंदे थे यार, अपनी अपनी फील्ड में ना सब लेजेंडरी बंदे थे। उन्हीं में से एक हमारे गांधी जी थे। और गांधी जी एक बार जो बोलते थे ना सभी मानते थे उनकी बात, चाहे नरम दल वाले हो गरम दल वाले हो, सभी उनकी बात माना करते थे। ठीक है, यही सारी बातें यहाँ पर बता रखा है कि वकीलों ने अदालतों में जाना से इनकार कर दिया। उन्होंने बोला ना असहयोग आंदोलन पूरा बाइकआउट करो, जैसे आज के टाइम पे हम लोग बोलते हैं ना चाइनीज प्रोडक्ट का बाइकआउट करो, तो उन्होंने बोल दिया था अंग्रेजों का ही बाइकआउट करो। अगर अंग्रेजी लोगों का सब सामान खरीदना बंद कर देंगे, उनकी सेवाएं इस्तेमाल करना बंद कर देंगे, तो अंग्रेज लोग खुद ही देश छोड़ करके चले जाएंगे। तो उसी प्रकार से स्कूलों में जाने से छात्रों ने इनकार कर दिया, कॉलेज नहीं जाते थे छात्र लोग, स्टूडेंट लोग, वकील लोग जो अदालत नहीं जाते थे, बोलते हम अंग्रेजी अदालत जाएंगे नहीं। हमारा देसी पंचायत है ना, मजदूरों ने शहरों में हड़ताल कर दी, जनजातियों ने वन कानूनों का उल्लंघन किया, हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर दिया गया, हिंदुओं और मुसलमानों ने खिलाफत और असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़ करके भाग लिया, और उन्होंने जैसे कि स्वशासन की अवधारणा को भी बढ़ावा दिया और सत्याग्रह को लोकप्रिय बनाया। यानी कि कोई भी काम अगर करवाना है भैया तो लड़ाई झगड़े से नहीं करेगा, हम लोग सत्याग्रह करेंगे। ठीक है, लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा है, हम लोग आंदोलन करेंगे इसके खिलाफ नॉन वायलेंस करके, यानी कि यहाँ पर हम लोग जो है लड़ाई वड़ाई नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप इस क्वेश्चन के अंदर लिख सकते हैं कि गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का स्वरूप एक जन आंदोलन में किस प्रकार बदल दिया। ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन तो चल ही रहा था, लेकिन उसको एक जन आंदोलन जिसमें सभी वर्ग सभी जाति मिलकर के काम करे, तो इस प्रकार से गांधी जी ने पूरा का पूरा सिस्टम ही बदल दिया था उस टाइम का। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और आंसर कुछ इस प्रकार से लिखना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आ जाता है बच्चों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 29वां क्वेश्चन क्या है कि इब्न बतूता ने भारतीय उपमहाद्वीप के शहरों को लोगों के लिए व्यापक अवसरों से भरपूर पाया। दिल्ली शहर के संदर्भ में इस कथन की व्याख्या कीजिए। देखिए यहाँ पर 3 ट्रैवलर के बारे में रहता है हमारा, इब्न बतूता, फ्रांसवा बर्नियर, और एक और है आपका जो है सो कि इब्न बतूता, फ्रांसवा बर्नियर, और एक तीसरा भी है, मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहा है। इन तीनों में से किसी एक के बारे में कोई ना कोई क्वेश्चन बन जाता है भैया, तो इन तीनों ट्रैवलरों के बारे में जरूर पढ़ करके जाइएगा। ठीक है, जो आपका यात्रियों के नजरिए जो चैप्टर है, उस चैप्टर में इन तीनों के बारे में आपको देखने को मिल जाएगा। इस साल का जो आपका सपोर्ट मटेरियल आया है 2023 का, तो उसमें उस सपोर्ट मटेरियल में अगर आप खोलेंगे वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा इन तीनों के बारे में, पढ़ करके जरूर जाइएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा है कि इब्न बतूता ने भारतीय उपमहाद्वीप के शहरों को लोगों के व्यापक अवसरों से भरपूर पाया, यानी कि अपॉर्चुनिटी से भरा हुआ पाया। दिल्ली शहर का एग्जांपल ले करके, यानी कि रेफरेंस लेकर के इस कथन के बारे में हमें यहाँ पर बताना है। तो देखिए इस तरह से बताया गया है कि इब्न बतूता जो है उनके बतूता तथा अनजाने को जानने की उत्कृष्टता। ठीक है, बतूता के अनुसार दिल्ली एक बड़ा शहर है, विशाल आबादी है हमारे दिल्ली शहर में, भारत में सबसे बड़ा था ये। शहर के चारों ओर बनी प्राचीर अतुलनीय है, दीवार की चौड़ाई 11 हाथ है और इसके भीतर रात्रि के पहरेदार तथा द्वारपालों के कक्ष है। शहर के 28 द्वार है, जिसमें बंदायू दरवाजा सबसे विशाल है। मांडवी दरवाजे के भीतर अनाज मंडी है। गुल दरवाजे के बगल में फलों का बगीचा। ये बात बता रहा है दिल्ली शहर के बारे में। ठीक है, दिल्ली शहर में एक बेहतरीन कब्रगाह है जिसके ऊपर जो है सो कि गुंबद बनाई गई है। ठीक है, दिल्ली बड़े क्षेत्र में फैला घनी जनसंख्या वाला तथा समृद्ध क्षेत्र था। जाहिर सी बात है यहाँ भीड़ भाड़ वाली सड़कें तथा चमक दमक वाले रंगीन बाजार थे, विविध प्रकार की वस्तुओं से भरे रहते थे हमेशा, और भी कुछ सारी बातें यहाँ पर बता रखे हैं। इन्हीं कारणों के जो है के आधार पर यहाँ पर जो आपका इब्न बतूता था उसने बोला कि भारतीय उपमहाद्वीप में दिल्ली शहर जो है ना भैया एकदम कह लीजिए अवसरों से भरा हुआ है, और पूरा भारतीय महाद्वीप है अवसर से भरा हुआ है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखिएगा, पेपर में कई बारी आ जाता है। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर
देख सकते हैं बच्चों, इसी क्वेश्चन के अंदर आपको एक अथवा एक चॉइस दे दिया है, यानी अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो नीचे वाला क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अथवा में, इसके चॉइस में देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है कि 1857 के विद्रोह में अवध के तालुकदारों की सहभागिता की जांच कीजिए। जो 1857 का विद्रोह हुआ था, रिवॉल्ट हुआ था, उसमें अवध के जो तालुकदार थे उनकी क्या सहभागिता थी, उनकी क्या भूमिका थी, उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए कुछ इस प्रकार से आंसर आप लिखेंगे कि अधिग्रहण के बाद तालुकदारों की सत्ताएं भंग कर दी गई थी, ठीक है। उसके बाद क्या देखने को मिला कि अवध के जो देहात में तालुकदारों की जागीरें और किले बिखरे हुए थे। पीढ़ियों से ये लोग अपने इलाके में जमीन और सत्ता पर नियंत्रण रखते थे। जो तालुकदार हुआ करते थे ना, एकदम पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन बाय जनरेशन लोगों पर कंट्रोल रखना, अपनी जमीनों पर कंट्रोल रखना, ये सब रखा करते थे। अंग्रेज लोग आए और इन तालुकदारों की सत्ता जैसे कि बर्दाश्त करने को तैयार नहीं थे। मतलब ये जो अंग्रेज लोग आए ना, वो बोले अरे तालुकदार हमारे राज्य में कैसे ऊपर उठेगा, हम ऐसा नहीं होने देंगे भैया, हम अंग्रेज है यार, ऐसा थोड़ी ना हल्के में ले रहा है, तो तालुकदारों का सत्ता यहाँ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ अधिग्रहण के बाद तालुकदारों की सेनाएं भंग कर दी गई और उनके दुर्ग ध्वस्त कर दिए गए। जैसे ही अंग्रेज लोगों ने टेक ओवर किया, वैसे ही क्या हुआ, तालुकदारों का पूरा जो सेना हुआ करता था, उनके पास आर्मी का जो निजी अपना एक आर्मी हुआ करता था, प्राइवेट आर्मी कह सकते हैं, उसको भंग कर दिया। अंग्रेज लोग बोला अरे तुमको आर्मी उर्मी रखने की जरूरत नहीं है, अपना सेना उना रखने की जरूरत नहीं, हम तुमको प्रोटेक्शन देगा, तुम अपना अलग से नहीं रख सकता भैया। और कुछ बातें बताई गई है कि अधिग्रहण के बाद एक मुश्त बंदोबस्त ने क्या हुआ, ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था लागू कर दी गई। यानी कि एक मुश्त बंदोबस्त आया, उससे क्या हुआ कि ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था जो थी वो लागू हुई भैया। कि यहाँ पर अब कानून किसका चलने लग गया, अंग्रेजों का। अंग्रेजों के आने से पहले तालुकदारों के पास अवध के 67% गांव थे, जो घट करके 38% रह गए। सोच रहे हैं 67% यहाँ पर गांव थे तालुकदारों के कंट्रोल में, और जैसे ही अंग्रेज लोग आए 38 पे आके टिक गया। सोचिए आपके पास 67 रुपए है और एक दम में से 38 रुपया हो जाए, बाकी पैसा गायब हो जाए, आपको कैसा लगेगा, अरे यार इतना पैसा चला गया मेरा। और सोचिए वहां पर तो एक एक गांव की बात हो रही है, एक एक गांव को कंट्रोल करने में कितना उनको राजस्व वगैरह, टैक्स वगैरह पैसा मिलता होगा, तो इतना ज्यादा लॉस देखने को मिला। दक्षिण अवध के तालुकदारों को सबसे बुरी मार पड़ी जब आधे ज्यादा गांव जो है कि जाते रहे। मतलब दक्षिण अवध के जो तालुकदार थे उनको बुरी मार इसलिए पड़ी क्योंकि उनके हाथ से ज्यादातर गांव गए हैं, ठीक है। और ब्रिटिश भू राजस्व अधिकारियों का मानना था कि तालुकदारों को हटाकर वे जमीन असली मालिकों के हाथ में सौंप देंगे। यानी कि तालुकदारों को हटाएंगे और जो जमीनें हैं वो उनका ओरिजिनल जो मालिक है, ओरिजिनल जो ओनर है, उनको दे दिया जाएगा। ऐसा अंग्रेजों का मानना था, ब्रिटिश लोगों का मानना था, ठीक है। वो मानते थे कि तालुकदार का जमीन तो है ये नहीं है, यहाँ पर ये नॉर्मल गांव वालों की जमीन तो उनको दे देंगे, ठीक है। हालांकि ऐसा था नहीं भैया, वो पीढ़ी दर पीढ़ी जमीन उन्हीं का हुआ करता था। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे कि 1857 का जो विद्रोह था उसमें अवध के तालुकदारों की सहभागिता जो है सो कि हमें क्या देखने को मिली, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और आंसर जो आपको लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर। तीसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि असहयोग आंदोलन के महत्व की व्याख्या करें। जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था उसका क्या इंपॉर्टेंस था वो आपको बताना है। तो देखिए अगर बात कर रहे हैं असहयोग आंदोलन की, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की, तो गांधी जी ने औपनिवेशिक शासन को समाप्त करने के लिए खिलाफत और निकटवर्ती हिंदुओं और मुसलमानों के साथ असहयोग को जोड़ा, ठीक है। यहाँ पर गांधी जी जो थे वो एक तरह से ना हिंदू मुस्लिम को एक करना चाहते थे, ताकि ना ये जो दुश्मन है हमारा, यानी अंग्रेज लोग जो थे उस टाइम पे, उनको हटाया जा सके, भगाया जा सके हमारे देश से, ठीक है। इसलिए जो असहयोग आंदोलन वो चला रहे थे उसको वहां पर एक और आंदोलन से जोड़ दिया, जो कि हमारा खिलाफत आंदोलन था। खिलाफत आंदोलन जो था वो मेनली मुस्लिम लोगों द्वारा चलाया जा रहा था, अली ब्रदर्स के थ्रू इंडिया में, जो कि थे हमारे मोहम्मद अली और शौकत अली। गांधी जी ने जोड़ने का प्रयास किया असहयोग आंदोलन को और खिलाफत आंदोलन को, जिससे कि ये जो आंदोलन है ये और भी ज्यादा मजबूत हो गया हमारा, ठीक है। और भी कुछ बातें बताई गई है असहयोग आंदोलन के बारे में कि इन आंदोलनों ने लोकप्रिय कार्रवाई की एक लहर को जन्म दिया और औपनिवेशिक भारत में पूरी तरह से अभूतपूर्व थी। मतलब एक तरह से ना लेजेंड आंदोलन जो बोलते हैं ना, एकदम तगड़े आंदोलनों में से एक आंदोलन था हमारा असहयोग आंदोलन। भारतीयों ने सरकार के साथ किसी भी स्तर पर सहयोग नहीं किया, यानी भारतीय लोग जो थे ना वो सरकार को बोले भैया हम कुछ भी कर लो, आपके साथ कोई सपोर्ट करेंगे ही नहीं हम, क्योंकि भैया हम असहयोग करेंगे आप वैसे ही चले जाओगे। यहाँ पर क्या क्या चीजें देखने को मिली, स्कूल कॉलेज और कानून अदालतों का बहिष्कार किया गया, बाइकआउट किया गया एक तरह से। जो स्टूडेंट लोग था वो स्कूल कॉलेज जाना बंद कर दिए, जो वकील लोग थे वो बोले कि हम यहाँ पर अदालत नहीं जाएंगे, अंग्रेज लोगों का अदालत है, हम देसी अदालत
अदालत में जाएंगे अपना पंचायत में। राष्ट्रीय स्कूल कॉलेज खोले गए, देसी स्कूल कॉलेज उस टाइम पे बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज और इस तरह से खोले जा रहे थे। करों का भुगतान न करना, जो टैक्स दिया जा रहा था ना तो वो टैक्स देना बंद कर दिया लोगों ने। बोला अरे गांधी जी ने बोला है असहयोग करो और हम तुमको टैक्स देंगे, हम टैक्स वुक्स नहीं देंगे भैया, तुम हमारे देश में आए हो हमें गुलाम बना करके देखो, मजाक लगा रखा है क्या, जाओ हमारे देश से। ठीक है, उपाधियों का त्याग और सरकार के साथ स्वैच्छिक जुड़ाव देखने को मिला। ठीक है, जो भी मेडल वगैरह या जो भी अवार्ड मिला था लोगों को, लोगों ने क्या किया, अपना अवार्ड वगैरह सब दे दिया। बोला नहीं भैया हमें अवार्ड नहीं चाहिए, ये देश हमारा प्यारा भारत और तुम हमें यहाँ गुलाम बना करके रखोगे, ऐसा नहीं हो सकता। और साथ ही साथ स्वैच्छिक जुड़ाव देखने को मिला लोगों के बीच में। इस आंदोलनों ने भारतीय इतिहास की धारा ही बदल दी पूरी की पूरी। भारत का जो इतिहास था ना उसमें कहते हैं ना सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, ऐसे अक्षरों में इस आंदोलन के बारे में हमें चीजें लिखी हुई देखने को मिलती है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। और देखिए 8 नंबर का जो आपका क्वेश्चन होता है उसमें आपको कोशिश करना है यूनिक आंसर बनाने का। जितना ज्यादा आप अपने यूनिक आंसर बनाएंगे टीचर उतना ज्यादा मजबूर हो जाता है कि आपको 8 में से 8 नंबर दे दे। ठीक है, मजबूर कह लीजिए, खुश हो जाता है टीचर, अगर खुश होगा तो आप खुश हो जाएंगे। सिंपल सा बात आपको समझ के चलना है। ठीक है, और कोशिश करना है भैया कि 8 नंबर के क्वेश्चन में एक भूमिका एक निष्कर्ष जरूर बनाए। भूमिका निष्कर्ष कैसे बनाते हैं उसके ऊपर आई बटन में मैं एक लिंक दे दूंगा वीडियो का, उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा भूमिका और निष्कर्ष कैसे बनाया जाता है। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, ये आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं और आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है। ये आप अपनी इसी क्वेश्चन में आपको एक अथवा देखने को मिलेगा यहाँ पर। अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो नीचे वाला क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अथवा में देखिए क्या क्वेश्चन हमसे पूछा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को राजस्व के भुगतान में जमींदार क्यों चूका करते थे या क्यों चूक जाया करते थे। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रीवियस सैंपल पेपर वाली वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया था, आज भी डिस्कस कर रहा हूँ, पेपर में आने का चांस बहुत ज्यादा है। ठीक है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी या कह लीजिए अंग्रेज लोग जो थे वो जो टैक्स लेते थे तो जमींदार लोग क्यों टैक्स नहीं दे पाते थे। तो पहला कारण था राजस्व की बहुत ऊंची मांग थी। टैक्स वो लोग बहुत ज्यादा ले रहे थे भाई। यहाँ 100 रुपया अगर जेब में है ना जमींदारों के तो 120 रुपया टैक्स से मांग रहे हैं। तो वो बोले मालिक साहब 100 रुपए तो जेब में 120 रुपया टैक्स कैसे दे देंगे मालिक साहब, टैक्स नहीं दे पाएंगे। तो एक ये कारण था कि जमींदार लोग टैक्स नहीं दे पाते थे। उपज की नीची कीमतें जिससे कि कर चुकाना मुश्किल हो गया था। जो भी उस टाइम पे अनाज उग रहा था, फसलें उग रही थी, उसका कीमत बहुत कम था, इस कारण से वो क्या हो रहा था, वहां पर वो टैक्स दे ही नहीं पा रहे थे। असमान राजस्व यानी कि जो टैक्स था वो सेम नहीं था सबके लिए, किसी के लिए 10 रुपए है तो किसी के लिए 50 रुपए सीधे। तो एक ये भी कारण था कि टैक्स नहीं दे पा रहे थे जमींदार लोग। सूर्यास्त विधि के बारे में मैंने आपको बताया है कि एक डेट दे दिया जाता था, उस डेट तक उनको टैक्स देना पड़ता था। अगर वो नहीं दे पाएंगे तो उनकी जमींदारी नीलाम कर दी जाएगी। तो एक ये भी कारण था कि उनका जो है वो टैक्स नहीं दे पाते थे। और भी चीजें आप लिख सकते हैं जैसे कि जमींदार की सीमित शक्तियां देखने को मिलती थी, जमींदार की सैनिक टुकड़ियां भंग कर दी गई थी और रैयतों से जमींदारों द्वारा कर वसूली में समस्या आ रही थी। रैयत का मतलब होता है किसान। ठीक है, तो जमींदार लोग उतना अच्छी तरीके से टैक्स नहीं कलेक्ट कर पा रहे थे जिससे कि वो टैक्स नहीं दे पा रहे थे। ठीक है, तो इसीलिए ये सारे कारण आप लिख सकते हैं जिस कारण से जो आपका जमींदार लोग थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी को उनका राजस्व, उनको टैक्स जो है वो नहीं दे पा रहे थे। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि व्हाई डिड द जमींदार डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ रेवेन्यू टू द ईस्ट इंडिया कंपनी, और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में। अब हम लोग आ गए हैं सेक्शन डी के अंदर, जिसको हिंदी में आप खंड डी भी बोलते हैं। इसके अंदर हमसे सोर्स बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे यानी स्रोत आधारित जो प्रश्न होंगे वो पूछे जाएंगे और उनका आंसर हमें देना है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके क्वेश्चंस को। यहाँ पर 31वां क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है बेसिकली कि निम्नलिखित स्रोत को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, 31वें में ये जो स्रोत है ये सांची वाला स्रोत है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं सांची 19वीं सदी में। ठीक है, इस तरह से दे रखा है, वीडियो को पॉज करके पूरा का पूरा ये स्रोत पढ़ सकते हैं। इसके बेसिस पे जो क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे उनको हम लोग डिस्कस थोड़ा सा कर लेते हैं। तो इसके बेसिस पे पहला क्वेश्चन पूछा गया 31.1 में कि सिकंदर कनिंघम के लिए सांची की दिलचस्पी क्यों थी। तो देखिए जो सिकंदर कनिंघम थे हमारे, उनके लिए सांची का दिलचस्पी इंटरेस्ट इसीलिए था क्योंकि कनिंघम को स्तूप पर सचित्र रिपोर्ट तैयार करनी थी। और दूसरा कारण आप लिख सकते हैं कि सांची ड्रॉ बौद्ध विरासत का केंद्र होना और भारत के इतिहास और पुरातत्व में एक महत्वपूर्ण हिस्सा होने के कारण सिकंदर कनिंघम का सांची जो था उसके ऊपर दिलचस्पी था, यानी इंटरेस्ट था। ठीक है, तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। जैसे आपका इंटरेस्ट पेपर देने में क्यों है, क्योंकि भैया बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं,
तो सिकंदर कनिंघम का इंटरेस्ट इसलिए था क्योंकि सांची एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है भारत के इतिहास में और पुरातत्व के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं और ये सारा आंसर जो है आपका, ये सारा का सारा आंसर आपको यहाँ पर स्रोत के अंदर ही देखने को मिल जाएगा। देखो भाई, या तो आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा या तो आपको हिंट मिल जाएगा। आप क्लास 12th में हो तो आपको दोनों चीजों के लिए तैयार रहना है। ठीक है, अगर हिंट मिल जाएगा तो हिंट को पकड़ करके आंसर बना करके लिख देना है, एनसीईआरटी को आधार बना करके। हिंट नहीं मिलेगा, आपको टू द पॉइंट आंसर मिल रहा है, थोड़ा खोजनी पर, तो डायरेक्ट आप आंसर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, ठीक है ना। 31.2 में देखिए क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि सांची का बौद्ध धर्म से क्या संबंध था। तो सांची की अगर हम लोग बात कर रहे हैं बौद्ध धर्म के संबंध की, दोनों का रिलेशन की, तो सांची सबसे पुराने बौद्ध स्मारकों में से एक है जिसमें बुद्ध भगवान जो थे उनके अवशेष है। ठीक है, यानी बुद्ध भगवान से रिलेटेड जो चीजें वहां पर हमें मिले हैं, तो एक ये चीज लिख सकते हैं सांची का बौद्ध धर्म से संबंधों के अंदर। दूसरा चीज आप लिख सकते हैं कि स्तूप का गुंबदकार आकार, गुंबद जैसा आकार ध्यान में बैठे बुद्ध का प्रतिनिधित्व करता है। एक ये चीज लिख सकते हैं बुद्ध धर्म के संबंधों में सांची का। ठीक है, तो ये दो चीजें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन क्या है 31.3 में कि शाहजहां बेगम ने सांची के स्तूप का संरक्षण कैसे किया। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेपरेटली भी क्वेश्चन बन सकता है। तो जो शाहजहां बेगम थी उन्होंने सांची के स्तूप का संरक्षण कुछ इस प्रकार से किया कि भोपाल के शासकों शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम ने प्राचीन स्थल के संरक्षण के लिए धन उपलब्ध कराया, उन्होंने पैसा दिया। जॉन मार्शल ने सांची पर अपने महत्वपूर्ण खंड सुल्तान जहां को समर्पित किए, एक ये चीज लिख सकते हैं। उसने उस संग्रहालय को वित्त पोषित किया जो वहां बनाया गया था और साथ ही जैसे कि गेस्ट हाउस बनाया जहां जॉन मार्शल रहते थे। तो कुछ ये चीजें उन्होंने की जिस प्रकार से शाहजहां बेगम ने सांची के स्तूप का संरक्षण किया, उसको रिजर्व करके रखा। ठीक है, तो इस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हैं और यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा, सांची इन द 19th सेंचुरी, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इस तरह से ये आपका सोर्स है पूरा का पूरा। क्वेश्चन जो अभी हमने हिंदी में डिस्कस किए वही आपका इंग्लिश में कुछ इस प्रकार से, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके पूरा का पूरा रीड भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं बच्चों। आगे चलते हैं, अब हम लोग आ गए हैं 32वें क्वेश्चन के अंदर। इसमें भी वही है, स्रोत है, यहाँ पर बोल रखा है स्रोत को पढ़िए, जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर दीजिए। तो चलिए देख लेते हैं। कृष्ण के प्रति प्रेम, ये पूरा का पूरा स्रोत दे रखा है जिसके अंदर मीराबाई के बारे में बता रखा है। वीडियो पॉज करके पूरा का पूरा आप रीड कर सकते हैं। इसके बेसिस पे देखिए क्या क्वेश्चन हमसे पूछा है। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखिए 31.1 में क्या पूछा है हमसे कि मीराबाई जी जो थी उनको तपस्वी कहने के कारणों का परीक्षण कीजिए। ठीक है, जैसे एक तपस्वी होता है जो तपस्या करता है, तो मीराबाई जी को जो है सो कि यहाँ तपस्वी क्यों कहा जा रहा है। तो मीराबाई जी को तपस्वी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि मीराबाई जी ने तपस्या का जीवन व्यतीत किया था और एक भक्ति और रहस्यवादी कवि बन गई। साथ ही साथ वह अपने समय की परंपराओं के खिलाफ लड़ी थी और उसने कृष्ण के लिए अपनी आध्यात्मिक भक्ति दिखाई। ये कारण थे जिस कारण से मीराबाई जी को तपस्वी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 32.2 में कि मीराबाई के मेवाड़ के साथ संबंधों का विश्लेषण कीजिए। तो मीराबाई का विवाह मेवाड़ के राजकुमार से हुआ था, लेकिन कुछ वर्षों के बाद मेवाड़ के राजा की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार से आप आंसर लिख सकते हैं। 32.3 में देखिए क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि भक्ति आंदोलन के कवि संतों में मीराबाई किस प्रकार अद्वितीय थी, बताइए। ठीक है, तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं भक्ति आंदोलन के कवि संतों में मीराबाई की, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि मीराबाई अपनी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के साथ साथ अपने लिंग के कारण भक्ति आंदोलन के कवि संतों में अद्वितीय थी। साथ ही साथ ये भी लिख सकते हैं कि एक राजकुमारी के रूप में जन्मी, उसने एक संत के जीवन को चुना। हालांकि वो एक राजकुमारी के रूप में जन्म ली थी, ठीक है, वो चाहती तो अपने जीवन में बिल्कुल आरामदायक जीवन बिता सकती थी, लेकिन नहीं, वो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं एक संत महात्मा जैसा जीवन जो है सो भी चुनूंगी, और वह तपस्या का जीवन जीती थी, है ना। जैसे एक होते हैं ना योगी बाबा लोग जो बहुत कठिन तप करते हैं, तो उस प्रकार का जीवन जो है इन्होंने चुना था। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि रीड द फॉलोइंग सोर्स केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ठीक है, वही आपका सोर्स इंग्लिश मीडियम में हो गया, अभी हमने हिंदी में पूरा डिस्कस किया, वही चीज आपका इंग्लिश में हो जाएगा। लव फॉर कृष्णा, कृष्णा जी के बारे में है, ठीक है, मीराबाई जी के संबंध में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से है, वीडियो को पॉज करके पूरा का पूरा रीड कर सकते हैं, और क्वेश्चंस आप देख सकते हैं इस प्रकार से पूछे गए हैं, आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है। जो अभी हमने पूरा हिंदी में डिस्कस किया वही चीज आपका इंग्लिश में है, बस लैंग्वेज चेंज है, आपका चीजें वही है, क्वेश्चंस वही है। ठीक है, आप यहाँ पर देख ही सकते हैं।
और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करते चलिए, इससे मोटिवेशन बहुत बढ़ता है वीडियोस को बनाने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। 33वां क्वेश्चन यहाँ पर देखिए बच्चों क्या है कि निम्नलिखित स्रोतों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। वही स्रोत वाला ही प्रश्न है हमारे यहाँ पर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं स्रोत काफी बड़ा है और संविधान जो सभा है यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला चैप्टर है उससे ये स्रोत लिया गया है। ठीक है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये स्रोत मैंने पहले भी डिस्कस किया है आपसे, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा इसको, क्योंकि ये मैंने पहले भी डिस्कस किया है और आज भी डिस्कस कर रहा हूँ, काफी इंपॉर्टेंट लगा मुझे, तो मैंने सोचा दोबारा से एक बार बच्चों के साथ डिस्कस किया जाए। और आपकी जो सपोर्ट मटेरियल आई है ना 2023 की, ओए होए होए बल्ले बल्ले भाई, क्या गजब सपोर्ट मटेरियल है भाई। एक बार ना उस सपोर्ट मटेरियल को जरूर पढ़ करके जाइएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह या स्रोत वगैरह को जरूर देख करके जाइएगा उसके अंदर से। ठीक है, काफी सारे क्वेश्चन उस सपोर्ट मटेरियल में से आने के चांसेस है। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं संविधान सभा बहस खंड नंबर 1 से ये आपका स्रोत लिया गया है। अब क्वेश्चन बनता है हमारा इसी स्रोत से कि संप्रभुता शब्द की व्याख्या कीजिए। तो संप्रभुता शब्द का मतलब होता है कि लोगों को आंतरिक और बाहरी मामलों पर निर्णय लेने का सर्वोच्च अधिकार है। कोई भी बाहरी शक्ति भारत सरकार को निर्देश नहीं कर सकती। जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट को कोई यहाँ पर फैसला लेना होता है तो बाहर से थोड़ी ना हम लोग पूछने जाते हैं, लंदन वालों से, अमेरिका वालों से, रशिया से, चाइना से, किसी से हम पूछने नहीं जाते ना। अपना खुद का फैसला लेना होता है तो हम लोग खुद का अपना फैसला ले लेते हैं। जैसे कि आर्टिकल जो आपका 370 ये सब जो था, हमने कश्मीर से विड्रॉ किया, ये सब हटाया, स्पेशल स्टेटस का जो दर्जा था ये सब हमने हटा लिया। तो हम थोड़ी ना किसी से पूछने गए, हमारा इंटरनल मैटर है, हम खुद ही सॉल्व कर लेंगे। तो संप्रभुता इसी चीज को कहते हैं कि अपने मामलों को खुद ही यहाँ पर सॉल्व करना बिना किसी बाहर के वाले के निर्देश लिए, मतलब बाहर वालों का इंस्ट्रक्शन फॉलो ना करना। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं बच्चों। 35.2 में देखिए क्या क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि परिच्छेद में लोकतंत्र का संप्रभुता से क्या संबंध रहा है बताइए। ठीक है, तो इस प्रकार से आंसर आप लिखेंगे कि इसने दिखाया कि भारत एक संप्रभु राज्य बनने जा रहा है, न कि किसी दूसरे देश के अधीन है। साथ ही साथ आप लिख सकते हैं कि किसी अन्य राज्य या बाहरी शक्ति के नियंत्रण के अधीन नहीं होना। ठीक है, ये हमारा परिच्छेद में लोकतंत्र का संप्रभुता से संबंध है। एक चीज और लिख सकते हैं कि यह लोगों द्वारा और लोगों के लिए सरकार को इंगित करने वाले गणराज्य से संबंधित है, बोले तो डेमोक्रेसी से संबंधित है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं। ये मत बोलिएगा कि सर जी ये आंसर कहां से ला रही हो, सारा का सारा आंसर जो है आपका इसी के, ये जो आपका पूरा का पूरा स्रोत दे रखा है ना, इसी के अंदर से लिया गया है। ठीक है, या तो आपको हिंट मिल जाएगा या तो पूरा का पूरा आंसर ही मिल जाएगा आपको। ठीक है, 35.3 में देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है कि संविधान निर्माताओं ने आर्थिक लोकतंत्र की आवश्यकता पर कैसे प्रकाश डाला। तो आंसर आप कुछ इस प्रकार से लिखेंगे कि संविधान जो निर्माता थे, संविधान बनाने वाले जो लोग थे, आर्थिक लोकतंत्र की जब वो बात कर रहे थे तो वहां पर भारतीय संविधान निर्माताओं ने एक सामाजिक व्यवस्था हासिल करके लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास किया, जिसमें सभी को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान किया जाना चाहिए। वे चाहे मतलब भारत के किसी भी वर्ग के हो, किसी भी जाति के हो। ठीक है, साथ ही साथ भारत एक समाजवादी राज्य बने। ठीक है, तो इस प्रकार की बातें यहाँ पर की गई थी। तो इस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हैं। और सेम यही चीज आपका इंग्लिश में इस तरह से रहेगा कि रीड द फॉलोइंग सोर्स केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो आपको यही सोर्स पढ़ना है और इसके बेसिस पे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनके आंसर आपको देना है। तो अभी हमने जो हिंदी में डिस्कस किया सेम वही चीज इंग्लिश में रहेगा आपका। तो ये देख सकते हैं काफी बड़ा स्रोत है और इस तरह से आप देख ही सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरह से अभी हमने डिस्कस किया हिंदी में, आप इंग्लिश में यहाँ पर आप देख ही सकते हैं। ठीक है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अब हम लोग आ गए हैं सेक्शन ई के अंदर, जिसको हिंदी में आप खंड ई भी बोलते हैं। इसके अंदर हमसे मैप वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, मैप बेस्ड क्वेश्चन, वो पूछे जाएंगे, उनका आंसर हमें देना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर जो 34वें के ए में मैप है कि अमरावती लोकेट करना है हमें। अमरावती आपको इंडियन मैप या भारतीय अगर नक्शा की बात करें तो वहां पर कहाँ देखने को मिलेगा, ये आप भारतीय नक्शा देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको अमरावती देखने को मिलेगा, ये देख रहे हैं। तो पहले का जो हमारा ए का आंसर हो जाएगा अमरावती, वो ये हो जाएगा। ठीक है, बी में आप यहाँ पर देखेंगे तो ये है हमारा लुम्बिनी। अब लुम्बिनी के बारे में क्या बोल रहा है, बुद्ध का जन्म स्थान। ठीक है, लुम्बिनी द बर्थ प्लेस ऑफ जैसे कि बुद्धा। अब ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इंडियन मैप में अगर इधर नीचे चले तो इधर आप देखेंगे भारत और नेपाल के यहाँ पर इस साइड यहाँ पर आपको लुम्बिनी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा दूसरा आपका बी का लुम्बिनी हो जाएगा। ठीक है, तीसरा देखिए यहाँ पर मैप में हमारा सी में क्या क्वेश्चन पूछा है, ये है भैया कुशीनगर। कुशीनगर क्या है भैया, बुद्ध भगवान का परिनिर्माण स्थल। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब कुशीनगर आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये आप मैप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये है आपका कुशीनगर। ठीक है, ये आपका है, तो सी का हो जाएगा आपका कुशीनगर, ये आप देख ही सकते हैं मैप के अंदर।
उसके अगला देखिए तो इसी में आपको एक अथवा दे दिया है, एक चॉइस दे दिया है, यानी कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो नीचे वाला क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं। ये अथवा में एक और मैप वाला क्वेश्चन है कि भरहुत को आपको लोकेट करना है। भरहुत आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर है आपका भरहुत, ये देख रहे हैं ये। तो आपका जो अथवा वाला क्वेश्चन था भरहुत, ये यहाँ पर आ जाएगा। उसके आगे चले तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 34.2 में बोल रहा है कि भारत के दिए गए इस राजनीतिक मानचित्र पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित 2 स्थल ए और बी अंकित किए गए हैं, उन्हें पहचानना है और उनका सही नाम लिखना है। तो 2 स्थलों की अगर बात करें तो एक हो जाएगा आपका दिल्ली, एक हो जाएगा कानपुर। ये जो ए में दे रखा है ये है दिल्ली, ठीक है। एक बार मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, आपको और बेटर तरीके से समझ में आएगा। ओके, ठीक है, मैं यहाँ पर आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये सब हटा देते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं। तो ये हो जाएगा ए वाला, जो हो जाएगा हमारा हो जाएगा दिल्ली, ठीक है। और ये बी वाला जो है ये हो जाएगा हमारा कानपुर, ठीक है। क्या हो जाएगा, कानपुर हो जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर इसको लोकेट कर सकते हैं। तो बस बच्चों, यही था आज का ये वीडियो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करेंगे उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है इसी तरह की वीडियोस को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, विद्यालय स्टडी पॉइंट को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हैं आप, अभी विद्यालय स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का, घंटी घंटा कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन देखने को मिलेगा। उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है एग्जाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।